हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और मेरे साथ जब मुझे ओवरव्यू लेना होता है मईशत का और जानना होता है कि आगे क्या होने वाला है तो मैं एक ही शख्स को दावत देता हूँ। खुर्रम हुसैन एक बार फिर मौजूद हैं। तारुफ के मोहताज नहीं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, डॉन के लिए लिखते हैं। तो खुर्रम, वेलकम बैक टू पाकिस्तानमी। Thank you very much for the invitation. Glad to बात be here. करनी है, साल हो गया इस फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि मेरे नज़दीक तो एटलीस्ट ना तो एक क्रेडिबल, ना फ्री, ना फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू पावर में आई, और उसके बाद जो उसने पॉलिटिकल साइड पे जो काम किए हैं सच एज द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम लॉज अमेंडमेंट, वो सारी की सारी तो एक अलग ही Yeah. मसला है जिस पे भी हम बात करेंगे आने वाले हफ्तों में। बट मईशत जो थी वो एक फ्री फॉल में थी खुर्रम, पिछले 3-4 साल से। मैं जो डेटा फॉर एग्जांपल देख रहा था 2019 से 23-24 तक, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह जो थी वो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन जो हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, लोअर इनकम क्लासेस की, एवरेज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की हुई उस पूरे प्रोसेस में। अब जो है इन्फ्लेशन भी कम है, स्टेट बैंक रेट्स भी कट कम कर रहा है। आप किस तरह देखते हैं एक साल शहबाज शरीफ और मिस्टर औरंगजेब की परफॉर्मेंस को? यार, आई थिंक एक साल इनके लिए भी गुजर ही गया है। किसी तरह से बस वो आया और चला गया। आई थिंक ये लोग भी खुद शायद सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ गया ये साल। नॉर्मली जो पहला साल होता है हुकूमतों का, वो अपना जो भी सिग्नेचर काम करना होता है वो कर देते हैं उस पहले साल में। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि अगर आप कोई 2008 में देखें, पीवीपी गवर्नमेंट थी, उनका क्या मेजर सिग्नेचर काम था, इट वाज द एनएफसी अवार्ड एंड द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उनकी सिग्नेचर अचीवमेंट्स जो थी वो ये थी। और पहले एक साल में या तो ये दोनों चीजें हो चुकी थी, या इनकी इनमें इतना काम हो चुका था कि बस अब कुछ थोड़ा बहुत ही रह गया और आपको पता था कि दिस इज इट, ये इस चीज पे काम कर रहे हैं। लाइकवाइज जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 में, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग पावर क्राइसिस को निपटेंगे। एंड पहले साल में उन्होंने, जैसे सर्कुलर डेट की वजह से पूरा पावर सेक्टर चोक हुआ हुआ था और पूरे मुल्क में लोड शेडिंग थी, क्योंकि पावर प्लांट चलाने के लिए ना पैसे थे ना तेल था। उसको उन्होंने निपटाया। और सीपैक जो उनकी बहुत बड़ी एक वो सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, जो अपने दौर में उन्होंने पूरा किया था, उसकी शुरुआत जो थी वो नवंबर 2013 में हुई थी, जिस विजिट पे वो गए थे। और आई थिंक अप्रैल 2014 में उन्होंने आना था वहां से, शी जिनपिंग साहब ने, लेकिन वो नहीं आ सके क्योंकि कुछ वो हंगामा डाला हुआ था इधर इमरान खान ने। बट नेवरदलेस सीपेक की शुरुआत जो थी वो उनके पहले साल में शुरू हुई। और पहले साल में उन्होंने जो सऊदी अरब से इमदाद लेके आए थे, आपको याद होगा, आई थिंक फरवरी था 2014, जब वो सऊदी डिपॉजिट, सो कॉल्ड डिपॉजिट फ्रॉम अ फ्रेंडली कंट्री, लैंड किए। एंड आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, द एज ऑफ पाकिस्तान बीइंग बेल्ड आउट बाय रीजनल पावर्स, नियर बाय रीजनल पावर्स। क्योंकि उसके बाद कोई दो तीन और दफा पाकिस्तान ने जाके सऊदी अरब से मांगे थे वही वाले, लेकिन उसकी शुरुआत जो थी वो तब हुई थी। वो वाज द फर्स्ट ईयर उन लोगों की हुकूमत का। अब इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी उसमें पहले साल में मैंने तभी लिखा भी था, और उनके जो वो हैं जो बेचारे ट्रोल्स, उन्होंने बहुत बुरा माना था इस चीज का, क्योंकि मैंने तभी कहा था ये पहला साल इमरान खान भी निबट वो भटकते रहे, उनसे कुछ हुआ नहीं है। ना आईएमएफ प्रोग्राम की शुरुआत कर सके, ना मईशत को किसी होम ग्रोन प्लान के जरिए अपने स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जा सके। यू नो वजीर कुछ खजाना वो अपना फारिग करना पड़ा उस सिचुएशन के अंदर। वजीर खजाना अपना अलग करना पड़ा। जुलाई 2019 में आके जब उनका पहला साल खत्म हुआ है, तो उन्होंने एक नए सिरे से उनकी पूरी हुकूमत शुरू हुई थी। हफीज शेख आए थे, आईएमएफ प्रोग्राम साइन हुआ था, और उसके बाद जो प्रोग्राम था उसने किस हद तक डिफाइन किया है इमरान खान की हुकूमत को, वो तो हम सब और हम लोग खुद भी डिस्कस करते आए हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना पहले 8-9 महीने, फिर उसको उस प्रोग्राम से उतर के 2020 के बाद, कोविड के बाद, उसको रीस्टार्ट करने की जो कोशिशें की गई, और उसके अबॉर्टिव जो रीस्टार्ट्स थे उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आई कि मईशत ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की तरफ चली गई, और एक ऐसी महंगाई की लहर आई है पाकिस्तान में जो हमने अपनी तारीख में नहीं देखी कभी भी। ये सारी चीजें कनेक्टेड थी एक दूसरे के साथ।
लेकिन उन्होंने तो पहला एक साल अपना भटकते हुए गुजार लिया, और आई थिंक अब ये हुकूमत भी पहला अपना एक साल इन्होंने भटकते हुए गुजारा है। कोई सिग्नेचर अचीवमेंट एज सच नहीं नजर आ रही। अलबत्ता इन्होंने, ठीक है, ये कह सकते हैं कि इन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम जो है बैक टू बैक करने थे पाकिस्तान को। एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट था जो जुलाई 2023 से शुरू होके कोई खत्म हुआ है अप्रैल 2024 में। उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने, आई थिंक, कब अक्टूबर अगस्त या सितंबर में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी साइन कर दी। उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ जो ले जाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से पॉलिसी डायरेक्शन सेट की है, वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन थी, लेकिन वो हुआ नहीं। एंड आई थिंक it was a case of too many people pulling in too many different directions, trying to get too many different things done at the same time, and as a result the whole thing basically crashed. But I think पहला साल इन्होंने इस तरह से जाया कर लिया अपना, एंड ये बहुत एक जरूरी साल होता है हर हर हुकूमत के लिए, क्योंकि ये एक वो साल होता है जब आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कुछ करने के लिए। एंड जो भी आपने करना है अपने आने वाले अपने दौर में, उसकी शुरुआत उसको उसकी तरफ प्रोग्रेस करने के लिए आपने पटरियां जो है वो इस साल में ही सेट करनी होती है। फिलहाल तो कुछ नहीं खास नजर आ रहा कि ऐसा कुछ किया है इन्होंने। कुछ खास नजर नहीं आ रहा, आई एग्री। और ये जो प्लेबुक है ऑस्टेरिटी की, रिजर्व्स बढ़ाने की, स्टॉक मार्केट में बूम लाने की, वी सीन दिस बिफोर, राइट? यू इन पर्टिकुलर, आपने लिखा भी है इसके बारे में, साल साल के ये एक पैटर्न है। और वो पैटर्न जो है इसी तरह चलता है कि आईएमएफ का बेल आउट जब आ गया तो एक सिक्योरिटी आ गई। अब 2.5 महीने का इंपोर्ट कवर है, तो इंपोर्ट्स भी 5 अरब डॉलर से ऊपर जा चुके हैं। स्टॉक मार्केट में भी एक यूफोरिया है। इंटरेस्ट रेट्स भी कट हो रही हैं। बिजनेस कम्युनिटी तो कह रही है 500 बेसिस पॉइंट्स कट करने चाहिए थे, उस पर भी आते हैं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन जो एक कोर इशू रहा है पाकिस्तान की मईशत का, वो बुनियादी इस्लाहात हैं। अगेन, कोर उसके अंदर पावर सेक्टर है, टैक्सेशन का इशू है। टैक्सेशन पे स्टार्ट करते हैं। एफबीआर के स्लिपेजेस हुए। जो ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगना था उस पे उस तरह प्रोग्रेस नहीं हुआ जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल फिस्कल पैक्ट की बड़ी बात की और प्रोविंसेस के लेजिस्लेशन की बात की। एज सच, एटलीस्ट मेरे नज़दीक, आई वुड लव योर थॉट, प्रोग्रेस इतना नहीं हुआ। सवाल मेरा ये है, खुर्रम, के पहले साल में ऑब्वियसली आपके पास जो है वो स्पेस होती है। इस हुकूमत के पास ना सिर्फ पॉलिटिकल, एक तो आए थे पावर के अंदर, स्पेस थी और कम थी बिकॉज ऑफ द लेजिटिमेसी क्वेश्चन, बट ऑन द फ्लिप साइड बैकिंग बहुत ज़्यादा थी पिंडी की तरफ से। जहाँ जैसे आपने पीआईए की बात की, तो आप अगर आईपीपीस को ज़बरदस्ती रीनिगोशिएट करवा सकते हैं, तो मेरा तो व्यू होगा कि फिर आप ज़बरदस्ती इस तरह के काम भी करवा सकते थे। तो क्यों नहीं करा सकी है हुकूमत? वॉज देयर अ शॉर्टेज ऑफ विलिंगनेस, प्लान नहीं था, कि इट जस्ट शेक्स द बोट टू मच इफ यू गो आफ्टर द वेरी वेस्टेड इंटरेस्ट दैट बेनिफिट फ्रॉम द स्टेटस को ऑफ पाकिस्तान क्लेप्टोक्रेसी? आई थिंक एक दो वजह हैं। उधर पहली चीज तो आई थिंक बहुत ज्यादा ये लोग बिजी रहे हैं। इसको मैं अंग्रेजी में कहना पड़ेगा, पुटिंग द पीटीआई कैट बैक इन द बैग अगेन। इस पिछले साल क्रैकडाउन एंड मे 9th की पोस्ट मे 9th की जो जो भी कार्रवाई थी इन अर्नेस्ट, वो तो शुरू हुई है जब ये वाली हुकूमत आई है उसके बाद। एंड आई थिंक वो खत्म नहीं हो रही। उनफैक्ट समहाउ एक इस पॉइंट तक बात को लाया नहीं जा रहा जहां वे दे कैन से कि ठीक है, वी आर डन। तो अब अभी तक आई थिंक दैट हैज कंज्यूम्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर टाइम, अटेंशन, बैंडविड्थ एंड प्रायोरिटी। बट उसके साथ साथ जिन चीजों की आपने बात की, जैसे रिटेलर्स को टैक्स नेट मिलाना, ये जबरदस्ती या डंडे के जोर पे नहीं हो सकता। सिंपली बिकॉज रिटेलर्स बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे तादाद उनकी बहुत बड़ी है, और छोटे छोटे बहुत सारे जब ग्रुप्स होते हैं उन सब के ऊपर एक डंडा चलाना बहुत मुश्किल होता है। पीस को डंडे के जोर पे रीनेगोशिएट करवा सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत छोटी है। अगर 16 17 18 ही प्लेयर्स हैं तो उनको इकट्ठा करके एक कमरे में बिठाना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन रिटेलर्स तो लाखों की तादाद में है। तो इट इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि उनको फिर आप डंडे के जोर पे कुछ कुछ करवाएं।
ये चीज हमने माजी में होते हुए देखी है। बाय द वे 2000 में मुशर्रफ हुकूमत ने ट्राई किया था डंडे के जोर पे। दे कॉल्ड इट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी ड्राइव। मोइनुद्दीन हैदर तब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका चार्ज लिया था। एंड दे हैड सेड कि हम अब डंडे के जोर पे रिटेलर्स को लेके आएंगे टैक्स नेट पे। डिडंट वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि इस गवर्नमेंट ने ट्राई किया डंडे के जोर पे लाने पे, बट नेवरदलेस it's going to take some application of mind to do that. आपने incentives बनाने हैं उनके लिए, आपने एक कल्चर पैदा करना है फाइलिंग का और टैक्सेस पे करने का, आपने अवेयरनेस इस चीज की रेज करनी है। एंड नंबर टू, यू कैन टेल यूजुअली दो तीन साइंस होते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी में कि ये लोग फेल हो रहे हैं अपनी अपनी टारगेट्स मीट करने में, या अपने जो भी टारगेट्स कोई मीट करने में। रेवेन्यू टारगेट होता है नॉर्मली इकोनॉमिक पॉलिसी में काफी इंपॉर्टेंट। एक साइन होता है कि एक एक चीज है जिसका नाम है सच नहीं है, लेकिन उसको मैं कहूंगा मैन्युअल रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन फाइलिंग इंडिविजुअल्स एंड पार्टीज। कि जब वो ये बात करना शुरू कर दें कि हम लोगों ने ना बड़ी डेटाबेस बनाई है और ट्रायंगुलेट किया है नादरा डेटा से लेके, एसईसीपी डेटा से लेके, एफपीआर डेटाबेस से लेके, और हमने एआई आइडेंटिफाई सिस्टम्स में किए हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। हाँ, कुछ ऐसा वैसा और हमने 20 लाख पार्टीज आइडेंटिफाई किए हैं जिनको टैक्स देना चाहिए और वो नहीं दे रहे, और उनके यूटिलिटी बिल्स वगैरह और आप उनके पीछे हम लोग जाएंगे। जब भी आप ये अनाउंसमेंट आते हुए देख लें, तो यस, आई मीन ऑन द वन हैंड शो होना चाहिए ये कुछ, बट दिस इज यूजुअली अ साइन कि दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। बिकॉज ये हर हुकूमत तभी ट्राई करती है जब उनके उनके पास और कोई चारा रह नहीं जाता। उनको समझ नहीं आ रही थी यार अब मजीद हमने रेवेन्यू लाना है, लेकिन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी वो कर लिया है मैक्स आउट। अब सैलरीड इंडिविजुअल्स की ऊपर मजीद और कितना बढ़ाएंगे? जो टॉप स्लैब है सैलरीड इंडिविजुअल्स का, दैट इज टचिंग 50% now. That's the top slab. Nothing you and I need to worry about. But जो भी उसमें है, if you imagine 50% अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है, that's a lot. Um, और उसके बदले में and सरकार आपको दे क्या रही है, सवाल तो वही बनता है ना फिर। अब वो सब यही पूछ रहे हैं कि भाई मुझे मिल क्या रहा है सब कुछ के बदले में, अगर आधी इनकम मैं अपनी टैक्स में दे रहा हूँ। बट इन एनी केस जब उनका दिसंबर में आके एक इतना बड़ा रेवेन्यू परफॉर्मेंस में एक होल ओपन हो गया था, उसका साइज क्या था जो रिपोर्टेड था, कुछ 486 अरब रुपए चार या सौ ऐसा कुछ कुछ। अरब रुपए जी। ये राइट, अ वेरी लार्ज नंबर। एंड दे वर वेरी वरीड कि अब इसके बारे में क्या करेंगे। और आपको याद होगा कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके मीटिंग भी की एक एफपीआर में, और उनसे पूछा कि भाई अब हाउ डू प्लान टू मीट दिस टारगेट। और एक चीज जो उनको बताई गई कि भाई हमें आकर गाड़ियां आप दिलवा देना, 1000 हमें नई गाड़ियां और गाड़ियां बहुत चाहिए। अरसे से नहीं मिली। तो वो प्रूव हो गया। 6 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट की जाए इनकी गाड़ियों के लिए। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया जी अब बताइए कि क्या आपके पास आइडियाज हैं, तो उन्होंने यही आइडियाज दिए कि आप ऐसा करें, आप सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर ना नए टैक्सेस लगा दें, और जो भी एग्जिस्टिंग फाइलर्स हैं, एग्जिस्टिंग पेयर्स हैं, उनके ऊपर मजीद आप इंक्रीज कर लें एक मिनी बजट ला के, तो आपके पास आ जाएगा वो रेवेन्यू। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हुए कि भाई आपके लिए मैंने गाड़ियां भी अभी सारी अरेंज करवाई थी, इतने पैसे भी अरेंज करवाए थे, ये सुनने की कि मैं मजीद और टैक्सेस बढ़ाऊं। ऑलरेडी मुझे बहुत गालियां पड़ रही हैं चारों तरफ से कि इतने हाई टैक्स लेवल्स आपने किए हुए हैं। तो वो गाड़ियां भी नहीं मिली बेचारे एफपीआर वालों को ना, उनको उनका मिनी बजट मिला, लेकिन रेवेन्यू टारगेट वहीं का वहीं खड़ा रहा कि अभी लेके आओ। अभी दिस शोज यू अ गवर्नमेंट दैट इज फॉर दैट आई थिंक हैज टू एक शो और रेवेन्यू प्रपोजल परफॉर्मेंस। टू इंटरप्ट यू, मैंने सुना इसी जनवरी के महीने में एक शख्स इस्लामाबाद में कि एक और चीज़ जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें मईशत जो है वो आगे बढ़ रही है, तो इम्पोर्ट्स जो बढ़ रहे हैं ना उसकी वजह से भी हम थोड़ा गैप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है इम्पोर्ट की। तो मैंने सोचा यार खुदा के बंदे अल्लाह का खौफ करो। इम्पोर्ट्स बढ़ने से अगर आपने अपना फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू गोल मीट करना है, तो वो जो दूसरे इश्यूज क्रिएट करेगा इकोनॉमी के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट साइड पे, उसका आपने सोचा है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्ट डिमांड बढ़ रही है, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं वगैरह, तो उससे जो है वो हम कोई 50-100 अरब रुपए का गैप उसी तरह पूरा कर लेंगे। चलो चलो, मुबारक हो यार, होपफुली हो जाए उनसे। लेकिन लाइक एज यू सेड कि इस तरह से अगर आपने अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को हैंडल करना है,
तो फिर यही होगा ना कि ठीक है चलो आपको वहाँ इंपोर्ट्स के जरिए रेवेन्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपके रिजर्व गिर शुरू हो जाएंगे, आप क्या करें? तो वो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। वहां पे भी टारगेट्स हैं आफ्टर ऑल, NIR टारगेट्स कहते हैं उनको, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स के। तो इन इन एनी केस आई थिंक काफी हद तक इनको पटरी मिली नहीं है अपनी पहले साल में। ना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को संभालने के लिए कोई खास विजन सामने आ सकी है या प्लान सामने आया है कि क्या करेंगे। अब कानून इन्होंने निकालना है, आई थिंक गर्मियों तक, जून तक इनके पास है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आएंगे। हो सकता है वो भी इसी तरह हो जैसे ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करने का कानून अभी निकलवाया है, कि लास्ट मिनट पे हपड़ दबड़ करके। आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने स्टेट बैंक ऑटोनॉमी का कानून फाइनली पास किया था? एक वो पहले जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, दिस वुड हैव बीन 2021 मार्च और सो 2021। 4 मिनट में पास हुआ था, 4 मिनट में। वो तो फिर फरवरी 2022 में जाके, बट इफ यू जस्ट लुक एट एवरीथिंग दैट हैपेंड इन बिटवीन, वो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके राउंड काफी वो मीडिया में कमेंटेरी, और आप सर आ रहे थे आए इंट्रोड्यूस नहीं और। हुआ, हमें याद है हम दोनों की इस पे बड़ी बातें हुई थी। इंट्रोड्यूस तो ऐसे हुआ कि किसी ने तस्वीरें फोन से लेके आधी आधी जो है वो स्क्रीनशॉट करके निकाली। दैट वाज द फर्स्ट डिबेट कि ये कानून आ भी रहा है। ये इंट्रोड्यूस उस हाँ, तरह नहीं हुआ जो लोग, अगर फॉर क्लैरिटी फॉर पीपल, के पार्लियामान में या आया और कमेटी में गया, ये लीक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके बाद लीक्स मेरे के और थ्रू। आप जैसे लोगों ने इस पे बात की थी कि लिखा किसने है भाई। और फिर गवर्नमेंट ने क्लेम करना शुरू किया था कोई अक्टूबर 2021, अक्टूबर नवंबर 21 में आपको हेडलाइंस मिलेंगी कि ये कानून जो है ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये तो गैर आईनी है। और हम लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री तब कह रही थी, शौकत तरीन साहब थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो कह रहे थे कि अब हम बोलेंगे इस पे, क्या कहते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से मशवरा लेंगे और फलाना ढमकाना। एंड में फरवरी में जाके, आई थिंक जनवरी में जाके, ज्वाइंट सेशन के थ्रू उन्होंने 4 मिनट के अंदर अंदर उसको ऐसे पास किया ना जैसे पता नहीं क्या था, कोई अर्जेंसी थी। और वो यही था कि IMF ने मानी नहीं उनकी कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बात मानी नहीं। उन्होंने कहा यार भैया आपको नहीं मिल रहे अगले पैसे जब तक ये कानून नहीं पास होता, तो उन्होंने जबरदस्ती उसको रेल रोड थ्रू करवा दिया। उसी तरह अब उन्होंने ये जो पंजाब सिंध और KP और इन गवर्नमेंट से जो उन्होंने वो करवाए हैं, प्रोविंशियल इनकम टैक्स या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कानून पास करवाए हैं, उनकी वही हैसियत। 10 मिनट पे आके उन्होंने कहा कि यार बस जो भी है जैसे भी है जल्दी से इसको पास करो। एन पे डार साहब ने एक जरदारी साहब को फोन करके उसमें ही उन्होंने उनसे ओके करवाई है कि यार खुदा दे वास्ते प्लीज इसको पास करवा दें, आप फिक्र ना करें, आपके पैसों के पीछे कोई आएगा नहीं। हम लोग असली में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करने नहीं आएंगे। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसी टाइप की कोई बात, कोई अश्योरेंस दी होगी लाजिम कि ये वैसे ही हमने खाना पूरी है कि कागजी हमने कार्रवाई है बस। एक, हाँ, कि बस हमने वो IMF से पैसे छुड़वाने और वो कह रहे हैं कानून होना चाहिए, इसको पास कर दे। कानून पास करने में क्या जाता है? और वो उस तरह से हमने पास करवा दिया। वील सी। चलो, मे बी आई एम बीइंग एक्सेसिवली नेगेटिव। अक्सर कहा जाता है कि यार आपने तो चांस ही नहीं दिया, आपने तो पहली जजमेंट दे दी। बट चलो ठीक है, देख लेंगे। लेकिन it doesn't inspire confidence when things are being done like this, when legislation is being passed like this, when structural reforms like management of the state-owned enterprises is being done the way the PIA privatization was handled. कि लास्ट मिनट पे कोई और आके अपनी उसमें चेंजेस ला रहा है टर्म्स में कि नहीं ये तो हम लोग इतनी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं दे सकते, और या वट एवर। In any case, that's where we stand, right, after 1 year of this kind of activity. एक और इंटरेस्टिंग इवेंट मेरे लिए खुरम थी, आपको भी याद होगा इस साल की, कि IMF का जब रिव्यू होने लगा था तो स्टोरी आई थी कि पंजाब ने अपना सरप्लस का टारगेट है वो मीट नहीं किया, इनफैक्ट वो डेफिसिट में है। और उसके फौरन बाद जब थोड़ी हड़ाहुड़ी हुई और शोर मचा कि आप पूरे प्रोग्राम को रिस्क कर रहे हैं, लाहौर के की हुकूमत, मरीम नवाज की हुकूमत, तो अचानक से 200 अरब रुपए जो है वो पता नहीं कहाँ से मैजिकली अपीयर हो गए, और जो डेफिसिट था वो सरप्लस टारगेट में बन गया। वो मेरे लिए एक बड़ी आयरॉनिक, योर पॉइंट ऑन के किस तरह ये चीज़ें कर रहे थे। एक एक एग्जिबिट है कि जब प्रेशर आया तो अचानक से 200 पता नहीं कितने अरब थे, आई मे बी गेटिंग द एग्जैक्ट फिगर रॉन्ग, बट वाज अ बिग अमाउंट। वो हाँ। मिल गया उन्हें, एक 80 बिल्स में पड़ा हुआ था या कहीं पड़ा हुआ था, गिनती करना भूल गए। तो वो ऐसे ही था कि नानी अम्मा कहती हैं कि मेरी गिनती तिजोरी में करना भूल नीचे गए। पड़ी, बिस्तर के नीचे तिजोरी में पैसे पड़े हैं, ये ले लो। um, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इफ आई टेक द फिर कॉन्ट्रेरियन। आपकी जरा
गो एट। मैं कह रहा था आप भी जरा चेक करें ना, कहीं पे आपकी किसी पुरानी पतलून की जेब से कोई 200 अरब रुपए ना निकले। इसी एग्जैक्टली, तरह कोई के बिटकॉइन की यूएसबी टीजल्स पड़ी में हुई डाले हो हुए थे। शायद, पुरानी पुरानी बिटकॉइन की यूएसबी पड़ी हुई है। एक हाँ। एक और इवेंट खुर्रम, इफ आई टेक द कॉन्ट्रेरियन पोजीशन, राइट, अगेन जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं फिर आप चांस भी नहीं दिया, जजमेंट पास कर दी। मैं अगर नून की फ्लिप साइड की आर्ग्यूमेंट लूँ तो मैं कहूँगा खुर्रम साहब देखें, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि अब हमें मिडिल ईस्टर्न बैंक्स ने भी कर्जा दे दिया, सऊदी अरब ने भी एक और डिफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी दे दी। तो जो हमें हम्म। नेसेसरी काम करना था, बहाल कॉन्फिडेंस करने का, इन्वेस्टर्स का, लेंडर्स का, तो वो तो हमने कर दिया है। महंगाई भी नीचे आ गई है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर रहा है। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि हमने एक साल जाया कर दिया, तो हमने तो सब कुछ जबरदस्त किया है इस प्रोसेस के अंदर। हाँ, आई थिंक बहुत फेयर बात होगी, और यही बात कहते हैं गवर्नमेंट वाले भी। आर्टिकल्स छपते हैं, उसके बाद कॉल्स आती हैं उनसे, एंड बात वो यही कहते हैं कि भाई जितना कुछ हमने किया है, ये आप क्या उसको कोई समझ रहे हैं कोई मामूली अचीवमेंट है? तो आई थिंक, टू बी वेरी सीरियस एंड टू बी वेरी फेयर, ये मामूली अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है कि पाकिस्तान जहाँ पे डिफॉल्ट की के किनारे पे खड़ा था, और जिस हिसाब की एक महंगाई की आग लग रही थी हमारी मीशत में, उस आग को बुझाना और उस किनारे से मीशत को पीछे लाना बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी, नो डाउट अबाउट इट। इस अकम्पलिशमेंट की ज्यादातर जो क्रेडिट है वो मैं देता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट, जो जुलाई 2023 से आई है, और जब तक आई थिंक अप्रैल 2024 तक वो पावर में थी। ज्यादातर काम उस दौर में हुआ, ये सब कुछ करने का। इस गवर्नमेंट को क्रेडिट चाहती है कि वो लोग उस पटरी से हटे नहीं, स्टेबलाइजेशन की जो पटरी थी, और उस पर कायम रहते हुए उन्होंने एक मजीद और IMF प्रोग्राम बैक टू चाहिए थे, वो उन्होंने अकम्प्लिश कर दिए। दैट इज टू देयर क्रेडिट, नो डाउट अबाउट इट। बट हैविंग सेड दैट उजैर, इसमें हमेशा असली गेम जो होती है, और हमारी अपना एक्सपीरियंस, हम पाकिस्तान की अपनी तारीख हमें ये बताती है कि स्टेबलाइज करना में को एक स्टैंडर्ड किस्म का काम होता है। ठीक है, इसका हमेशा जो भी फॉर्मूला यूज किया गया, इट इज द सेम। आप 2000 का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, जो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने साइन किया था, वो पर जुलाई 2023 में जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट साइन हुआ है, दोनों 9 महीने के अरेंजमेंट्स थे। इन दोनों को पढ़ने, दे आर प्रिटी मच द सेम। ठीक है, और दरमियान में भी जो भी स्टेबलाइजेशन आई हैं, फॉर्मूला हमेशा एक रहा है: हाई इंटरेस्ट रेट्स, very high levels of taxation, very strong expenditure cuts, and and devaluation, and relevant attendant devaluation of the currency, and then stick to that recipe. तो उससे होता ही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और मईशत का पहिया एकदम से रुक जाता है, बिल्कुल। और जैसे ही वो रुक जाता है, डिमांड एकदम से गायब हो जाती है इकोनॉमी से, और डिमांड stop falling, they bottom out at a certain level, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रीबिल्ड करने का काम शुरू किया जाता है, मच ऑफ विच इज थ्रू फर्दर बोरोइंग। 2000 में तो खैर उन्होंने कोई डेट रिस्केड्यूलिंग्स भी ली थी, दो ली थी उसके बाद। इस दफा वो नहीं ली डेट रिस्केड्यूलिंग, लेकिन मजीद बोरोइंग कर करके उन्होंने दोबारा से रिजर्व्स को रीबिल्ड तो किया, there's no doubt about it। हमेशा the big question is, having stabilized the economy using these standard tools, what do you do after that? बिकॉज स्टेबलाइजेशन करने के बाद आप वहां पे रुक नहीं सकते, वो एक ऐसी जगह है, एक स्टेबल इकोनॉमी जो जीरो ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, वहां पे ज्यादा देर आप रुक नहीं सकते, बिकॉज इन आपके पैर के नीचे जो फर्श है वो गर्म होना शुरू होता है, for the simple reason के employment creation stops, income increases, or level of salary increments and all that. Basically, people's incomes stop either going up, fresh jobs stop being created. This is the whole meaning of the words demand destruction, which is what economic stabilization is premised on. तो एक दफा वो डिमांड आपने डिस्ट्रॉय कर दी, आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो स्टेबलाइज कर जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू रीस्टार्ट ग्रोथ अगेन?
इन अ वे, ताकि रोजगार पैदा होना शुरू हो, ताकि इनकम्स राइज करना शुरू हो इकोनॉमी में, without giving rise to the same destabilizing deficits all over again. That is the real game. ठीक है, स्टेबिलिटी लाना इज एन ओल्ड गेम। ये हम लोग तो कोई 40 साल से यही चीज करते आ रहे हैं, सेम पॉलिसी मिक्स के जरिए। द रियल गेम इज हैविंग स्टेबलाइज्ड, वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? एंड आई थिंक वहां पे आके ये लोग अब फंस गए, क्योंकि स्टेबलाइजेशन लाते लाते आई थिंक जितनी भी इनकी गुडविल थी, जो भी थी इलेक्शन के बाद, एक तो आई थिंक इतनी कम गुडविल के साथ मैंने कोई गवर्नमेंट आते हुए नहीं देखी, बट जो भी थी वो तो अब खर्च हो गई है, राइट? दे आर नाउ डन। The elites of this country, the business elites, are now crowding around them. They are crowding around the prime minister. Delegations जा रही हैं, मिल रही हैं, और उनके ऊपर अपने अपने जो, और आपको स्टेटमेंट्स आती भी नजर आ रही हैं चारों तरफ से, एंड दे आर प्रपोजिंग टू देम कि अब ठीक है, इकोनॉमी स्टेबलाइज कर गई है, अब आप ग्रोथ इस तरीके से स्टार्ट करें, और वो अपने अपनी जाके उनको राय दे रहे हैं। उस राय में एक जो उनके पास आया, कोई दिसंबर से बार बार चीज आ रही है कि आप प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट को वो देना शुरू करें, इंसेंटिव्स। आप एफईडी हटा दें, आप स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सोर्स ऑफ फंड्स ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस वर्थ 5 करोड़ और लेस, एंड इस तरह के ना दो तीन उन्होंने मेजर्स की बनाई दी है। एंड लग रहा है कि दे आर गेटिंग थ्रू, कि प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, और अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया प्रॉपर्ली एंड व्हाट नॉट, बट नेवरदलेस टास्क फोर्स बना दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशंस अपनी फाइनलाइज कर दी, बट उनके अलावा और लोग भी जा रहे हैं। नाउ इज द रियल गेम, नाउ कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कि आपने 18 महीने ब्रेक्स लगा लगा के मईशत को एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा दिया। What are you going to do here? What is your vision for going forward from this point onwards? And we're waiting to see. मुझे जिस चीज का डर है वो ये है कि business community will talk them into doing the old things all over again, जिसके जरिए एक short term feel good factor आता है, जिसको हम जो लगता है जैसे मईशत ग्रो कर रही है, और वो चीज दोबारा से इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर देती है। मुझे डर है कि ये स्टोरी एक दफा दोबारा रिपीट हो जाएगी। या आई थिंक दैट्स द बिग रिस्क। और आपने रियल एस्टेट की बात की, तो इन माय व्यू ये कैनेरी इन द कोल माइन है कि अगेन ये डिबेट शुरू हो गया है, और वही बातें जो आपने इस पे लिखा भी डॉन में। मैं भी यही सोच रहा था कि उस दिन आई थिंक आरिफ हबीब वाज ऑन शाजिब खानजादा या किसी और शो पे, लो इनकम हाउसिंग की ज़रूरत है, और जॉब्स क्रिएट होती हैं, और 40 इंडस्ट्रीज टाइप लॉजिक हमने ये पहले 18-22 के दरमियान सुनी थी, और उससे पहले भी सुनते आए हैं। तो होपफुली दे डोंट गो डाउन दैट पाथ। और उसके अंदर टू योर पॉइंट कि किस तरह क्राइसिस है, जस्ट फॉर रेफरेंस फॉर द ऑडियंस, आदिल मंसूर ने इस पे अभी पिछले दिन ही चार्ट भी शेयर किया था मेरे साथ, और आपके साथ भी किया होगा, कि इस वक्त अगर अगले 2.5 साल में एनुअली 20% इंक्रीज हो इनकम्स लोगों की, हाउस होल्ड ऑन एवरेज, तो आपका जो परचेसिंग पावर है, यानी कि कीमत कुव्वत खरीद जो है आपकी रियल टर्म्स के अंदर, वो एक डेकेड पहले तक रिकवर करेगी। इतना लॉस हुआ यस, है इस क्राइसिस का। तो जस्ट टू यस। पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जापान की लोग बात करते हैं लॉस डेकेड की, ये पाकिस्तान का लॉस डेकेड है इस क्राइसिस की वजह से। और अगर हुकूमत फिर वही पुरानी ट्रिक्स के ऊपर जाएगी ग्रोथ जनरेट करने के लिए, तो ये डेकेड से 2 डेकेड भी हो सकता है क्राइसिस, क्योंकि अब जो है आपके लेंडर्स बायलैटरल इन पर्टिकुलर, वो उस तरह बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है जो आपको पहले आदत लगी हुई है बेल आउट्स की। तो ये भी एक बड़ा इशू है। एक और आखिरी सवाल खुरम, इसी इशू पर आपने इस पे लिखा भी, आप और मैं पिछले 4-5 साल में तनकीद भी करते आए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। बड़ी खुल के तनकीद की है कि जब आपके पास ऑटोनॉमी है, जिस तरह भी दी गई मिल गई ना, और प्राइस स्टेबिलिटी आपका गोल है, तो अगर आप फेल होते हैं उस इशू के अंदर, तो वी, यू एंड आई एंड अदर्स काफियत तक लाइक आप, अस will criticize you and point out कि ये आपका फेलियर है। You have a different an evolving perspective of the central bank and I agree with it कि जो ये महंगाई की आग जो थमी है पाकिस्तान की मईशत में, इसका एक बड़ा क्रेडिट स्टेट बैंक को जाता है। जो जहाँ हम क्रिटिसाइज करते हैं, हमें कमेंट भी करना चाहिए। एक्सप्लेन करें फॉर दोज डोंट फॉलो दिस क्लोजली
कि क्यों आपने एक डिफरेंट पोजीशन ली ऑन व्हाट द स्टेट बैंक इज अप टू नाउ? यार अब बात बहुत सिंपल है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स जो है बहुत हाई कर दिए थे 22%। एंड इट वाज नेसेसरी, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया। एंड बट क्रेडिट टू देम, दे स्टूड द लाइन, राइट। उन्होंने प्रेशर में आके अपने स्टेप्स को रिवर्स नहीं किया। एंड उसका रिजल्ट अब फाइनली जाके जो आया है वो आई थिंक सितंबर अक्टूबर ऑफ 2024 में हमें नजर आया, जैसे ही इन्फ्लेशन जो है एकदम से प्लेटो आउट कर गई, यानी कि फ्लैट हो गई। उसकी जो ग्रोथ ग्रोथ रेट थी इन्फ्लेशन की, केम डाउन टू लाइक सिंगल डिजिट्स very rapidly. This is all because of high interest rates. It is all because the state bank began to manage and husband the liquidity levels in the economy more judiciously than it was doing in the past. More judiciously, to khair, is putting it mildly. I think they became very aggressive in curbing the liquidity levels. I think iski credit we should give because they have done this in the face of immense pressure. एंड इट इज एन अकम्पलिशमेंट। एंड जिस तरीके से स्टेट बैंक गवर्नर साहब को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उन्होंने ये प्रेशर मैनेज किया है। उज़ैर, आई गोटा हैंड इट टू हिम। जब ये गवर्नर साहब आए थे तो मैं देख के कह रहा था, यार ये कौन है, ये क्या, ये कैसे एक शख्सियत को लाके बैठा दिया इन्होंने, एक बोर तरीन बड़े वो ऑर्डिनरी लुकिंग शख्स। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है ब्लूमबर्ग को इंटरव्यूज और नहीं देते, उनकी टीवी एनालिस्ट पे नहीं ब्रीफिंग, जाके बात करते, इसहाक डार के एग्जैक्टली, प्रेशर में बड़े आराम से आ जाएंगे। दैट वाज आवर फियर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। that was our fear, but that has not really happened. And not only कि उन्होंने पब्लिक लाइमलाइट को अवॉइड किया है अपने प्रीडिसेसर के, आई मीन अनलाइक हिज प्रीडिसेसर जो पब्लिक लाइमलाइट में आने में उनको बड़ा शौक था। उसकी वजह और थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के सिलसिले में थे मेरे ख्याल में। बट इन एनी केस, जिस तरह से इन्होंने लाइमलाइट को अवॉइड किया, और जब भी आते हैं जैसे चंद हफ्ते पहले ही एफपीसीसीआई ने उनको बुलाया था, और वहां पे वो गए, और उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया वाज entirely the exactly how a central bank governor ought to behave and ought to conduct himself। ठीक है ना, कि जाके पेशेंटली सबकी पहले बात सुनी, उसके बाद उन्होंने अपने रिटन एक रिमार्क्स लेके गए थे, उन्होंने वो डिलीवर किए। वहां पर उनको समझा दिया कि यार देखो, चीजें इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे, लेकिन they will cut not based on what industry is telling us, they will cut based on what we see on the country's और हम monetary balance नेगेटिव sheet। नेगेटिव रियल रेट्स पे नहीं जाएंगे, दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम हिज नेगेटिव रियल रेट्स रिमार्क्स। तो कभी नहीं लेके जाएंगे। एंड इवन नाउ आई थिंक जो जिस तरह से इंडस्ट्री प्रेशर कर रही है कि चलो भाई इन्फ्लेशन गिर गई, अब आप रेट्स भी 500 बेसिस पॉइंट से काट दें, ही इज वेरी राइट टू सिग्नल बैक सेइंग कि in a very diplomatic language that is entirely befitting of a central bank, that is not going to happen। अलबत्ता rates can definitely cut। I mean, आप देख लें, कोई 10 percentage points का तो कट ऑलरेडी हो चुका है, if not more, right, in the last 10 monetary policy statements। nahi, sorry, less than the last 10 monetary, but nevertheless a 10 percentage point continuous period of declining interest rates is unheard of, other than post COVID environment में जो and whatnot। इतने ड्रास्टिक कट्स कोविड के बाद जो आए थे वो तो इमरजेंसीज के टाइम में ही आते हैं। Reminding them कि देखो कट तो नहीं है interest rates, but you are not going to get a drastic cut of like 500 basis points in one go, along the lines of what you are demanding. That is not how monetary management is done. I have to admit, after having observed this particular state bank governor since he came, उनकी analyst briefings में इनको देखा है कि, and I've also had a chance to see how he interacts with foreign creditors of Pakistan, bondholders of Pakistan. And I can confirm that even वो लोग भी निकल के they are impressed when they say कि he's a pro, he's a professional. I think जो हमें शुरू में लग रहा था कि ये तो एक बड़े uninspiring किस्म के शख्स आए हैं, it turns out that that is exactly what you need in a central bank governor। A central bank governor should be quiet, should be mature, should be uninspiring, sober, should not be seeking the limelight, and should be firm in making sure that the curation of the money supply remains its core mission, and that this remains
as much a data-driven enterprise as anything else. And he should, जब उनके ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या बिजनेस की तरफ से हो या कहीं से भी हो, तो in a very uninspiring, sober, mature way, basically respond using professional central bankers' language and explain his position why the actions they are taking are necessary. And this is how he has behaved. So I think I can now comfortably say he has earned my respect. And I think the central bank gets a large part of the credit for putting out the fire of inflation that raged between 21 and the years 2023. आई couldn't agree more। और आखिरी जाते जाते एक सवाल, आई डोंट नो कि ये बहस बड़ी चली थी, यू वर ऑन द साइड विच आई वाज आल्सो ऑन दिस, के पाकिस्तान में मनी सप्लाई और महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आजकल कोई आ रही है कॉल्स उन लोगों से जो कहते थे कोई ताल्लुक नहीं है, आफ्टर लुकिंग एट द लेटेस्ट राउंड ऑफ डेटा ऑन हाउ मनी सप्लाई कैन किल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान? सब भाग गए हैं। और मुझे तो तब सब लोग ये भी पूछा करते थे कि भैया मुझे पाकिस्तान की तारीख में एक टाइम बता दो जब इंटरेस्ट रेट्स के जरिए इन्फ्लेशन को टैकल किया गया हो। तो मैं हैरानी से पूछता था, आप मुझे एक टाइम बता दो जब इन्फ्लेशन के अलावा कोई और टूल सक्सीड किया, इंटरेस्ट रेट्स के अलावा कोई और टूल सक्सीड किया गया हो। सॉरी, आई मे हैव मिसस्पोकन। मेरा मतलब था कि मुझे कॉल करके लोग पूछते थे कि इंटरेस्ट रेट्स के जरिए इन्फ्लेशन को पाकिस्तान में कभी टैकल नहीं किया गया। दिस इज द डायमेट्रिकल ऑपोजिट ऑफ व्हाट द रियलिटी इज, ब्रो। I mean, the only tool that has ever worked in Pakistan's history against inflation is interest rates, because it's always ever been a runaway money supply train wreck. I'm sorry if this sounds excessively neoliberal or whatever, but I don't think you need a PhD from the University of Chicago to be able to understand that if you print too much money, the value of that money is going to go down. And that will register itself as inflation, as an increase in the price of things. Most importantly, and first and foremost, the price of the dollar. That's what goes up under these circumstances, and then all other prices follow suit. You don't need a PhD from the University of Chicago to understand that. यार, यहाँ मैंने अपने दुकानदार मुझसे पूछते थे, मैं जाता था, not to say कि उनकी अकल नहीं होती, they understand the economy in very important ways. बट नेवरदलेस somebody जिसकी कोई टेक्निकल सच ट्रेनिंग नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो मुझसे पूछते थे कि भाई मैं वहां स्टोर गया हूँ दूध खरीदने और अंडे खरीदने, और वो पूछ रहे हैं जाते जाते कि सर इकोनॉमी का क्या होगा, महंगाई क्यों है, ये लहर कहाँ से आ रही है, क्यों क्यों इतनी चीजों की कीमतें चढ़ रही हैं। और मजाक में मैं उसे पलट के कहता था, यार आप चीजों की कीमतें चढ़ा रहे हैं इसलिए चढ़ रही हैं। वो हंस के कहता था, नहीं सर पीछे से भी महंगी आ रही है, आप मुझे बताए ना कि वजह क्या है, कि इतनी महंगाई तो हमने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। तो उनको मैं बताता था कि नोट छाप छाप के इन लोगों ने अमीर लोगों की जेबों में डाले हैं, और अब उसका नतीजा जो है वो सामने आ रहा है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो कहते हैं यार अगर नोट छाप के ये लोग मीशत डाल रहे हैं, मुल्क में भर रहे हैं, फिर तो जाहिर बात है नोट की कदर गिरेगी। यानी कि एकदम समझ गया ये लोग, और वो उनका एकदम। लिव्ड एक्सपीरियंस है ना, कि जो 50 रुपए की नोट की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। वो इसीलिए नहीं है ना क्योंकि आपने इतनी 50 रुपए की नोट छाप दी, 5,000 की छापने लग गए कि अब वो 5,000 की भी वैल्यू नहीं है। इट्स अ वेरी, आई फुली एग्री आई थिंक खुरम, के इवन ऑन थिंग्स लाइक अभी दिसंबर में मैं जब कराची में था, तो आई वाज हैविंग दिस सिमिलर कॉन्वर्जेशन पीपल ऑन लाइक मार्केट डायनामिक्स, राइट, कि मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, और सिंगल बायर सिंगल सेलर, द कॉन्वर्जेशन वाज अबाउट द पावर सेक्टर, सिंगल बायर सिंगल सेलर मॉडल क्यों बुरा है। तो ऑब्वियसली आई मेमन, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल आई वाज सिटिंग अराउंड एट वेडिंग्स एंड ऑल वर ऑल पीपल जिनका अपना धंधा है। तो मैं उनको कहता था यार हम्म। आप बाजार में बैठते हो, ठीक है, आप एक चीज बेचते हो, कपड़ा मार्केट में आप बैठते हो, कपड़ा मार्केट में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, जोहर की नमाज के बाद, जोहर से पहले तो बंद ही पड़ी होती है, जोहर की नमाज के बाद आपको 100 200 300 कपड़े के रिटेलर्स होलसेलर्स मिल जाएंगे। कहता है बिल्कुल मिल जाएंगे। मैंने कहा अगर मैं शॉपिंग करने आ रहा हूँ, मैं पहली दुकान पे रुकूंगा, आप कहोगे 100 रुपए गज है ये कपड़ा, मैं दूसरे पे जाऊंगा वो कहेगा 110 है, तीसरे पे जाऊंगा 90, इस तरह मैं प्राइस डिस्कवरी करता हूँ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल हाँ। सेलर्स। कहता है बिल्कुल आप प्राइस डिस्कवरी करते हैं। फिर कहता हूँ फिर मैं नेगोशिएट करता हूँ कि ये वाला कपड़ा मुझे इतना का इधर मिल रहा है, इतने का उधर मिल रहा है, तो आई ट्राई टू स्ट्राइक अ बार्गेन। कहता है बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा कि अगर इस कपड़ा मार्केट में सिर्फ एक ही दुकानदार हो तो क्या मैं ये कर सकूंगा? तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको लूट लूंगा, मैं कहूंगा 1,000 रुपए का गज है, ले लो, कहीं और से लेना है तो कोई और तो है नहीं मार्केट में।
तो मैंने कहा यही मसला आपके पावर सेक्टर में, आपका सिंगल बायर सिंगल सेलर है, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है प्राइस डिस्कवरी की। तो यूं बात क्लिक हो गई लोगों के यूं दिमाग समझ में, आ जाती है, यूं समझ एब्सोल्युटली। आ जाती है। एंड आई एम लाइक यू इंगेज इन बार्गेनिंग ऑन अ डेली बेसिस एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, बोथ ऑन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड, क्योंकि बाजार में मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स हैं, तो प्राइस डिस्कवरी होती है। पावर सेक्टर में या हाईली रेगुलेटेड सेक्टर में जहां रेंट सीकिंग होती है, वहां मल्टीपल बायर्स हैं लेकिन सेलर्स पे ऊपर कर्ब लगाया गया है सरकार की पॉलिसी ने। तो ऑब्वियसली आपसे पैसा खींचा जाएगा, आपको जो है वो लूटा जाएगा एक तरह से, इन पाकिस्तानी लैंग्वेज। तो आम शहरी को बड़ी आसानी से ये बातें खुर्रम समझ आ जाती हैं कि नोट छापोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, और रेगुलेशंस लगाओगे तो रेंट सीकिंग होगी, क्योंकि मार्केट में भी अनारकली के बाजार में या कपड़ा मार्केट में कराची के यही होगा अगर 200 की बजाय दो सेलर्स मौजूद रहें। या या नहीं, आई मीन आई कुडंट एग्री मोर। आई थिंक कैपेसिटी पेमेंट्स भी इस तरह ही अगर लोगों को समझाएं तो वो समझ जाते हैं कि बट इन एनी केस आई थिंक इन्फ्लेशन का तो इट्स नाउ मोर लेस सेटल्ड। आई थिंक जो लोग पूछ रहे थे कि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैव दे एवर सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन डाउन, वेल हियर यू गो, हियर या इज एन एग्जांपल। आजकल वो इट्स नाउ टीवी पे नजर हेडिंग नहीं आ फर्दर। रहे, तो नेक्स्ट टाइम वी सी देम विल आस्क देम एज वेल, बट एज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। कीप राइटिंग द गुड स्टफ, learn a lot Likewise, always, and keep coming on the podcast. We'll talk to you soon. Khud Hafiz.